नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे और आपको बड़ी जानकारी दे दें। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण आज है। कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कार्यक्रम में 75 कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ऑनलाइन हिस्सा इसमें लेंगे और दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। 300 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय फैला हुआ है। 200 करोड़ की लागत से ये विश्वविद्यालय बना है। बुंदेलखंड के किसानों को इससे काफी लाभ होगा। किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो किसानों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 75 कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जुड़ेंगे। इसके लिए तैयारी की गई है। हालांकि वर्चुअल तरीके से ही इसका लोकार्पण होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। वर्चुअल तरीके से लोकार्पण होगा। 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होगा और बुंदेलखंड के किसानों को इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। इस कृषि विश्वविद्यालय का लाभ किसानों को मिलेगा। उनके प्रशिक्षण के लिए काफी इससे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुफ्त में प्रशिक्षण हासिल कर पाएंगे। अपने खेती के लिए, फसलों के लिए वो कई तरीके के विधि और गुण यहाँ से सीख सकते हैं। और ऐसे में ये जब लोकार्पण हो रहा है तो उनके लिए एक बड़ी सौगात है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण आज होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस विश्वविद्यालय की जिसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। मनीष हमारे साथ झांसी से इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, 12:30 बजे कार्यक्रम होने वाला है। क्या तैयारी दिखाई दे रही है? हालांकि वर्चुअल तरीके से ही लोकार्पण होगा, लेकिन तैयारी ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 12:30 बजे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल जो है लोकार्पण है यूनिवर्सिटी का। खासतौर पे कई सालों से यहाँ बुंदेलखंड में इस यूनिवर्सिटी की मांग चल रही थी, जो कि आज यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के लिए आज लोकार्पण किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस लोकार्पण में हिस्सा लेंगे और खासतौर वर्चुअली जोड़ेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहाँ इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ेंगे। साथ इसके अलावा 50 लोगों को खासतौर पर यहाँ एक पंडाल लगाया गया है, पूरी तरह और तैयारी की गई है, जिसमें 50 लोगों को, जिसमें किसान भी रहेंगे और कुछ छात्र भी रहेंगे, जिनसे सीधा संवाद 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी मनीष, किस तरीके से इसका फायदा किसानों को मिलेगा, क्या बताया जा रहा है? कितना महत्वपूर्ण ये किसानों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए होगा? जी बिल्कुल, किसानों के लिए, खासतौर बुंदेलखंड के किसानों की हालत बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं किसानों के बड़े बदतर स्थिति में हैं। इनको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण की जो बात कही गई है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुंदेलखंड के किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो कि नई तकनीक जो भी आएगी उस तकनीक को, खासतौर पर नए जो बीज हैं, नई फसलें हैं, उनके सबके बारे में यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ जो छात्र हैं बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाके के जो छात्र हैं, उनको भी काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सभी जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और इसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी काफी कारगर साबित होने वाली है। जी मनीष, मुख्य रूप से तो लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन कौन कौन से और मेहमान इस कार्यक्रम से आज जुड़ सकते हैं? कोई लिस्ट अब तक सामने आई है क्या इसको लेकर? जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ वर्चुअली जुड़ेंगे। उसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री, उनका भी जुड़ने का है। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल के जो विधायक सांसद हैं, उनका भी इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ा है, क्योंकि वो मौजूदा स्थिति में जहां पर प्रोग्राम होना है यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ और मध्य प्रदेश से भी और दूसरे प्रदेशों से भी लोगों का जुड़ना है। तकरीबन 5000 लोगों का इस पूरे प्रोग्राम में जुड़ने की बात कही गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा सहकारिता भवन स्थित आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता मुख्यालय का आकस्मिक एवं औचक निरीक्षण किया गया
और निरीक्षण में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं मिला। आपको बता दें कि करीब 90% कर्मचारी अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कार्यालय समय में अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अनुपस्थित होना ये दर्शाता है कि कार्यालय में अनुशासनहीनता है एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव है। इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन कटौती के साथ साथ विभागीय कार्रवाई अलग से की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयशीलता एवं अनुशासन का पालन करना होगा और इसके साथ ही साथ संवेदनशीलता भी जनता के प्रति होनी चाहिए और जनता के जो काम है वो जल्द से जल्द हो, उनकी समस्याओं का निस्तारण फौरन किया जाए, इस पर भी फोकस होना चाहिए। विजय मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय, लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो समय से कार्यालय पहुंच जाएं, अपने काम में गंभीरता लाएं, लेकिन उस तरीके की स्थितियां अभी भी दिखाई नहीं दे रही है और औचक निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी गंभीरता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा जया आपने, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन रहता है, यानी 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी बाकी के 5 दिन है उस दिन अगर अपने कार्यालय या अपने अनुभाग में ना पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि एक सामान्य आदमी के लिए कितनी परेशानी की बात हो सकती है। जिस समय आर के तिवारी जी का औचक निरीक्षण रहा है, करीब 80 और 90%, यानी करीब 80% सहकारिता विभाग और 90% स्वास्थ्य निदेशालय में कर्मचारी मौजूद नहीं थे और कई अनुभाग तो ऐसे थे जिसमें पूरा अनुभाग तक खाली था। तो आश्चर्यजनक होता है कि कैसे आखिर इन सब कामों को आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी को अगर यहां पर नहीं पहुंचते हैं, सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पहिए जो हैं वो अपने आप डोलना बंद कर देते हैं, बहुत सारे पहिए जो हैं वो अपने आप चलना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप पहुंचेंगे ही नहीं, काम को करेंगे ही नहीं तो काम आगे बढ़ नहीं सकता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो या स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई हो या इससे जुड़ी हुई जो भी विभाग हो। कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे को तो और भी ज्यादा सजग रहना चाहिए, लेकिन 80% कर्मचारी ना होना बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है कि आपके अगर 80% कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य महकमा बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार चल रहा है। कि इस तरह के हालात हैं स्वास्थ्य महकमे को लेकर के, कई बार कई पत्रकारों के जरिए से कई सामान्य नागरिकों की तरफ से, स्थानीय नागरिकों की तरफ से अव्यवस्थाओं को दर्शाया गया। सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, कोरोना वॉरियर कहा गया है, सरकार की तरफ से डॉक्टरों को लेकर के अलग कानून तक बना दिए गए, लेकिन हालात जस के तस है, ढाक के तीन वही बात। यानी सरकारी कर्मचारियों को आप जितनी भी सुविधाएं देने हो दे दीजिए, लेकिन करेंगे अपनी मन की, भले ही कोरोना काल का ही समय क्यों ना चल रहा हो। यानी कोरोना काल में जहां पर यहां पर मदद की गुहार लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि जो अपनी तरफ से और एफर्ट लगा करके आप कामों में पहुंचिए, अपनी तरफ से और एफर्ट लगा करके आप काम कीजिए, लेकिन हालात ये है कि आप काम पर ही नहीं आ रहे हैं। और ये बात तब खुलासा हो सका, इस बात को सरकार ने तब माना जब उन्हीं के मुख्य सचिव वहां पर जाकर के औचक निरीक्षण करते हैं और इस बात पर वो मोहर लगाते हैं, तस्दीक करते हैं कि हाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इन सरकारी कर्मचारियों को सरकार का डर नहीं है। और ऐसे में अगर ये सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, स्वास्थ्य महकमा बहुत ही सुंदर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना काल में इतनी भयंकर विपत्ति में आम जनता फंसी हुई है और स्वास्थ्य महकमे कर्मचारी अगर ना पहुंचे तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी हो सकती है वो यहीं के सामान्य नागरिक या सामान्य जनता को हो सकती है, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, या कहा जा सके कि जो इस कोरोना काल में इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं। और यही कह सकते हैं कि इस पे सरकार बिल्कुल ध्यान दे, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी बिल्कुल विजय, और अगर समझा जा सकता है इस गैर हाजिरी से, अगर 90% तक कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे तो समझा जा सकता है कि ऐसे समय में जब चुनौतियां बहुत ज्यादा है, जरूरत है कि जितना भी मैन पावर हो वो काम करे, ये ना हो कि आप अपने काम से भागे। और इस वक्त में अगर 90% कर्मचारी गैर हाजिर दिखाई देते तो उन गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक कड़ा मैसेज जा सके। और आम दिनों में स्थिति फिर क्या होती होगी, इस तस्वीर से हम ये भी समझ सकते हैं, इसका आकलन भी कर सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर वेतन कटौती के प्रस्ताव की बात कही गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कार्रवाई और कड़ी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से इन कर्मचारियों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सबसे खास बात यह होती है कि सरकारी जो एक आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि आखिर क्यों सब कुछ प्राइवेट होता चला जा रहा है, क्यों सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये सरकारी कर्मचारियों की काम चोरी है, जिसकी वजह से सरकार को इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में कई सालों तक मुकदमा चलेगा, उसके बाद आप वहां से आते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह बात अधिक तौर से मानी जाती है कि कोई भी सरकारी मुकदमा सरकार कभी नहीं जीतती है और सरकार को बाद में मुआवजा भी देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी सरकारी वकील जो है वो यहाँ पर मुकदमे को लड़ते हैं। तो बिल्कुल यही जया, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं सरकार को इन कर्मचारियों के ऊपर अंकुश लगाना होगा और कम से कम इन कर्मचारियों को भी समझना होगा कि ऐसे विपत्ति और संकट काल में कम से कम वो अपना एफर्ट अगर ना लगा सके तो जितना समय उन्हें देना चाहिए उसको भी अगर ईमानदारी से दे दे तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने अपने काम के साथ बल्कि इस समय अगर कहा जाए तो देश के साथ कम से कम वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे संकट काल में अगर हम लोग अपने एफर्ट को नहीं लगाएंगे तो लगातार अर्थव्यवस्था में हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, लगातार जीडीपी में हमारा देश पिछड़ता जा रहा है और स्थिति हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। बिल्कुल विजय, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक अनुशासन का पैटर्न होना चाहिए और उसी के हिसाब से सबको काम भी करना होगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री होंगे। शाम 4:30 बजे वो पहुंचेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक ये होगी, परियोजनाओं को लेकर, कामों को लेकर समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कोरोना काल है, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे भी चल रहे हैं, विकास कार्यों का लगातार वो जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में वो वाराणसी आज पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। जो उनका अब तक का शेड्यूल है उसके हिसाब से अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और आपको बता दें कि 4:30 बजे वो पहुंच जाएंगे। 4:30 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कितना काम हो चुका है, कितना काम अधूरा है, किस तरीके से इस काम को और बेहतर किया जा सकता है, जनता की सुविधाओं के लिए क्या नया किया जा सकता है वाराणसी में। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे और आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। विकास कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समीक्षा लेंगे। कई विकास कार्यों का जायजा आज लेने वाले हैं। अधिकारियों से उन कामों को लेकर पूरा ब्यौरा लेंगे कि कितना काम हो चुका है, कितना प्रतिशत काम अभी अधूरा है, कैसे इन कामों को और तेजी से किया जा सकता है, जनता की सुविधाओं के लिए और बेहतर कदम सरकार के क्या हो सकते हैं, वाराणसी को और कितना सुंदर बनाने में समय लगेगा और कितना मैन पावर चाहिए। ये तमाम जो विषय हैं इनको लेकर समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ होगा। कई विकास कार्यों का जायजा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। 4:30 बजे वो वाराणसी पहुंच जाएंगे। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, वाराणसी पहुंचेंगे 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे का समय वाराणसी पहुंचने का तय किया गया है। विकास कार्यों का सबसे पहले वो जायजा लेने वाले हैं और इसके बाद उन्हीं विकास कामों को लेकर अधिकारियों के साथ ही मंथन करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से मंथन करते रहते हैं और इसी कड़ी में आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। 4:30 बजे वाराणसी पहुंचने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। 4:30 बजे के आसपास वो वाराणसी पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सबसे पहले वाराणसी पहुंचने पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कई विकास कार्यों को लेकर वो जायजा लेंगे और उन्हीं विकास कार्यों से उन्हीं विकास कार्यों को लेकर वो अधिकारियों के साथ भी मंथन करेंगे।
संतोष ओझा इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, 4:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या शेड्यूल अब तक का मुख्यमंत्री का? देखिए जया, 4:30 बजे ये हेलीपैड BHU पे उतरेंगे और वहाँ से पास के ही सेंट्रल ऑफिस में एक बैठक करेंगे। बैठक का जो मुद्दा होगा वो निश्चित तौर पे कोविड और कोविड से जुड़ी हुई अस्पतालों की व्यवस्था पे है। जैसा कि सब जानते हैं, पिछले दिनों एक व्यापारी नेता ने यहाँ पे शिकायत किया था। इस बात की शिकायत थी कि ये जो अस्पताल है उनके रेट्स अधिक हैं और सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ये समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद ये सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद ये पदाधिकारियों से, खास करके बीजेपी पदाधिकारियों से और शहर के कुछ मानिंद लोगों से भेंट करेंगे। वहां से ये फिर विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां दर्शन पूजन होगा और दर्शन पूजन के बाद बन रहे विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद ये वापस सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन फिर कुछ चुनिंदे लोगों से मिलने के बाद वापस गोरखपुर के लिए चले जाएंगे। जी जया। जी संतोष, जैसा कि आपने कहा कि कोविड हॉस्पिटल को लेकर काफी शिकायतें मिल रही हैं, ये सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि कई जिलों से ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं, कई शिकायतें भी हमने भी देखी है ग्राउंड पर। क्या आपको ग्राउंड पर रहते हुए ये महसूस हो रहा है कि कोविड हॉस्पिटल में मनमानी की जा रही है, मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं? इस तरीके की शिकायतें क्या सच साबित हो रही हैं ग्राउंड पर? देखिए जय, इसमें दो राय नहीं है कि जो अस्पतालें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी में BHU हो, इन दोनों पे गंभीर चार्जेज लगे हुए हैं। और BHU का तो आलम यह है कि यहाँ मौत का सिलसिला सबसे ज्यादा इसी अस्पताल में साबित हुआ है। जो मरीज हैं उनके तमाम वीडियो जैसे वायरल हुए, जो उन्होंने खुद बना के वायरल किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि न केवल डॉक्टर यहाँ पे आते हैं बल्कि यहाँ खाने और दवा की भी उचित प्रबंध नहीं है। खैर, इस बात की कही जा सकती है कि यहाँ के जिलाधिकारी ने एक निर्देश जारी किया और ये कहा कि इन अस्पतालों में, इन वार्डों में CCTV कैमरा लगाया जाए, लेकिन अभी तक बीते 5 दिनों में कोई ऐसी इंतजामात नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद और समीक्षा बैठक के बाद इसमें कितनी तेजी और कितनी राहत महसूस की जाती है। जी। संतोष, बताया जा रहा है कि कुछ विकास कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं, क्या कोई जानकारी मिल रही है कि वो कौन से विकास कार्य हैं वाराणसी के जिन पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठ सकते हैं समीक्षा करने के लिए? देखिए, सड़कों के जाम की समस्याओं के लिए एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बनारस में चल रहा है वो रुद्राक्ष के नाम से चल रहा है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ढेर सारे ऑफिसों को एक साथ शिफ्ट करने का प्लान है। ये अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा डीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है। इसके अलावा लगभग आधे दर्जन और भी परियोजनाएं हैं जिसपे न केवल उनकी नजरें होंगी बल्कि उन समीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि बीते दिनों में ये इन्होंने कितनी अपनी प्रगति की और प्रगति क्या दिखा रहे हैं। समझा जा सकता है कि सरकार की जो पहली मंशा है वो समय से काम को पूरा करना है और विकास कार्यों को तेजी देना ही सरकार की मंशा है और इस बात को मुख्यमंत्री साफ भी कर चुके हैं। संतोष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में बारिश का अनुमान जताया गया है। कौशाम्बी, भदोही, चंदौली, वाराणसी में भी बारिश का अनुमान है। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही देवरिया और गोरखपुर में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। रवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? सबसे पहले ये बताइए, और कई जगहों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट है, उसको लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए 27 और 28 तारीख को अगर बात करें तो मौसम का अलर्ट था कि भारी बारिश की संभावना है और कहीं ना कहीं भारी बारिश की जो स्थिति है वो भी देखने को मिली। तमाम सारे जो इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित देखे गए। हालांकि ये जरूर है कि उसके बाद जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बारिश जो है आने वाले दिनों में भी और भारी बारिश हो सकती है, जिसकी संभावना जताई गई, जिसको लेकर अब जो बाढ़ के जो इलाके जहाँ पर बाढ़ से जो प्रभावित हो सकते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश है वो दे दिए हैं और साफ तौर पर जो भी संभव मदद है बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देने के लिए कह दिया गया। सभी निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया। अगर बात करें तो सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में बंधुओं की सुरक्षा के लिए करीब 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के लिए पर्याप्त क्लोरीन टेबलेट का वितरण किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा PSC की, NDRF की, SDRF की करीब 29 टीमें लगाई गई हैं ताकि जो रेस्क्यू यानी कि पूरे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पर। बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो
इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। बीजेपी विधायक का धरना। अनूप शहर विधायक संजय शर्मा धरने पर बैठ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गौशाला की अर्थव्यवस्था को लेकर, अव्यवस्था को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। बिस्तर, चारपाई, खाने का इंतजाम उन्होंने कर लिया है और धरने पर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक समस्याएं खत्म नहीं होती हैं तब तक वो धरने पर रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनूप शहर के विधायक हैं और बैठ चुके हैं धरने पर और गौशाला की अव्यवस्था को लेकर वो काफी नाराज हैं। कई बार वो शिकायत कर चुके थे। उनका कहना है कि डीएम से प्रधान और एसडीओ की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी विधायक का धरना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ वो धरने पर बैठ चुके हैं और हर तरीके का इंतजाम उन्होंने कर लिया है और उनका कहना है कि शायद ये जो धरना है लंबा चलेगा, इसी वजह से मैं तमाम इंतजामों के साथ बैठा हूं। डीएम से प्रधान और एसडीओ पर कार्रवाई की मांग की थी, उन्होंने शिकायत दी थी गौशालाओं को लेकर। और बुलंदशहर में इस वक्त इस मामले को लेकर राजनीतिक जो हलचल है वो भी तेज है, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं और खुद जब वो बैठे हैं धरने पर तो ऐसे में सवाल उठेंगे कि आखिर क्यों वो बात नहीं मनवा पा रहे हैं। धरने पर विधायक हैं, बीजेपी के विधायक का धरना शुरू हो चुका है। बिस्तर, चारपाई, खाने के साथ धरने पर पहुंच चुके हैं। रात भर गौशाला के बाहर विधायक जी का धरना और अभी भी धरना ये चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या स्थिति इस वक्त? नाराजगी दिख रही है लेकिन सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या अपनी ही सरकार से बातों को नहीं मनवा पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जया, सही कहा आपने। जिस तरीके से विजुअल साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि विधायक जी नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही वो नगला करण गांव में जाकर के धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि हमारी अभी विधायक जी से बात हुई है तो उनका साफ ये कहना है कि यहाँ अनियमितताएं हैं और मैं देखने के लिए आया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विजुअलों की बात करें तो किस तरीके से वहां पर रात में चारपाई लगा करके विधायक जी धरने पर बैठ गए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो योगी सरकार ये कहती है कि गौशाला को अच्छी तरीके से रखा जाएगा और जो वहां पर गाय बंधी हुई हैं, जो और पशु बंधे हुए हैं, उनको ठीक से चारा दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस गौशाला की बात करें, विधायक जी के क्षेत्र की गौशाला की बात करें, तो वहां लोगों का ये कहना है कि यहाँ ना तो जो यहाँ गाय बंधी हुई है उनको चारा मिल रहा है, साथ ही गाय भूख से मर रही हैं। तो ये फिलहाल उनकी मांग ये है कि एडीओ के खिलाफ और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अपनी सरकार में ही भाजपा के विधायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी पुनीत, लेकिन उन्होंने शिकायत की थी डीएम से, आपकी बात हुई तो क्या इस मुद्दे पर आपने बात की कि डीएम से शिकायत की थी तो उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत हुई, क्या उनकी बात नहीं बनी इस वजह से धरने पर है, या इस शिकायत को लेकर किसी भी अपनी सरकार में किसी से उन्होंने बातचीत की थी? खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनका सबसे ज्यादा फोकस है गाय पर, गौशाला पर, तो ऐसे में इस तरीके का धरना तो सरकार पर ही सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल जया, सही कहा आपने। जिस तरीके से विधायक जी धरने पर बैठे हैं तो इससे तो लगता है कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार में उनकी बात नहीं मानी जा रही है। जिला अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। जिस तरीके से विधायक मांग कर रहे हैं कि एडीओ के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, प्रधान के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इससे पहले भी हो सकता है कि विधायक ने फोन किया हो, अधिकारियों से बात कर रही हो और उस बात पर सुनवाई नहीं हो, जिसके चलते विधायक को ये कदम उठाना पड़ा। देर रात में वहां बैठते हैं, गांव के लोग भी वाकादा वहां। असर क्या होता है, कैसे इससे विपक्ष के लोग लेते हैं इस मुद्दे को, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है, सीधे उसी का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना मरीजों की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर देहात से, और कोविड मरीज का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्मी गाने पर जमकर कोरोना मरीज थिरका है और ये देखिए वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर देहात का ये वीडियो।
सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल जी, आपको बता दें, देखिए ये वीडियो माती मुख्यालय केंद्रीय विद्यालय का है, क्योंकि कोविड अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर मरीजों को रखा जाता है जो कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं, लेकिन उसी बीच जहाँ पर पूरे कहीं ना कहीं से शिकायतें मिल रही हैं कि कोविड अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं सही है, लेकिन कानपुर देहात के केंद्रीय विद्यालय में जो कोविड अस्पताल बनाया गया है उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। मस्ती करते हुए कोविड के जो पेशेंट है वो मस्ती कर रहे हैं लगातार। इस पे एक प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जिला अधिकारी ने इन लोगों को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये मस्ती कर रहे हैं, इनको लगातार वहाँ पे सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं, और उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये वीडियो जब हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कोविड पेशेंट हैं और वो इस तरीके से अपने आप का मनोबल बढ़ाते हुए साथ ही साथ उन कोरोना वॉरियर्स का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।